नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ऐतिहासिक दिन, सदन में कार्यवाही का पूरा दिन रहा महिलाओं के नाम। पहली बार दोनों सदनों में गूंजी महिला शक्ति की आवाज। मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव ने भी किया संबोधित। टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप पर एनआईए ईडी का एक्शन। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना समेत 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी। विरोध कर रहे 100 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस मामले में सुनवाई। मसाजिद कमेटी की समय मांगने की अर्जी खारिज। 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। मसाजिद कमेटी के पक्ष में के बाद कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। शामली में चिकित्सक ने लूटी नाबालिग की इज्जत। दवा लेने आई नाबालिग साथी के साथ मिलकर किया गैंगरेप। गढ़ी पुख्ता थाना पुलिस ने किया एक आरोपी को गिरफ्तार। मुख्य आरोपी चिकित्सक अभी तक फरार। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। सरयू नदी बही खतरे के निशान से ऊपर। कई गांवों और कॉलोनियों में भरा बरसात का पानी। वर्षा जनित हादसों में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधान मंडल में गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सदन में कार्यवाही का पूरा दिन महिलाओं के नाम रहा। पूरे दिन केवल महिलाओं से संबंधित मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक स्थिति व लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और महिला जनप्रतिनिधियों की ही आवाज में सदन में आवाज सुनाई पड़ी। संभवतः यह पहली बार जब देश की किसी विधानसभा में इस तरह की पहल की गई है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने महिला सदस्यों को समर्पित सदन की कार्यवाही में अपना संबोधन दिया। बता दें कि 19 सितंबर से शुरू हुए मानसून सत्र की शुरुआत में ही सभी दलों की महिला विधायकों से इस दिन को लेकर चर्चा की गई थी ताकि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी इसमें शामिल हो। इस दौरान हर महिला विधायक को कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट बोलने का समय दिया गया। उसमें महिला विधायकों ने अपने तय मुद्दों पर बात रखी। इसकी एक खास बात यह भी रही कि महिलाओं को इस दिन विजिटर्स गैलरी में बैठकर सदन की कार्रवाई देखने का मौका भी मिला। इसके लिए खास तौर पर डॉक्टर, शिक्षिका, स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? अध्यक्ष महोदय, जतन भी उसी जगह के हैं, कभी बताया नहीं बात आपने? तो अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि इस बहस को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा करके हम रोचक भी बनाएं, और क्योंकि लोगों का आज इस ओर बहुत जिज्ञासा होगी और उस सकारात्मक दिशा को हम आगे बढ़ा सकेंगे तो अच्छा होगा, अभिनंदनीय होगा, समाज के लिए प्रेरणादायी हो पाएगा और सदन की कार्रवाई को फिर इसी प्रकार के कुछ अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो प्रदेश की प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो यह प्रदेश के हित में भी होगा, विधायिका के भी हित में होगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा से मिलेगी। मैं एक बार फिर से सभी बहनों का, आज जो इस चर्चा का हिस्सा बनने जा रही है, उन सब का, मैं जो भी इस चर्चा में भाग लेंगे, मुझे लगता है अपनी बात को अपनी भाषा में बोलना चाहिए और जिस भी रूप में आप बोल सकती हैं उतने में बोलेंगे, बहुत अच्छा उसकी एक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमें संकोच नहीं करना होगा, अपने दिन भर अपनी बात को बोलें, नियमों को आज शिथिल करते हुए, एकदम कोई वो नियम नहीं, सभी अपने दिन भर अपनी दिन भर भाषण इनके चले और फिर वो प्रकाशन भी हो। आपका और सरकार के प्रयास से आज ये विशेष हमारा विधानसभा का सत्र है
और आज के दिन हम केवल महिला सदस्यों को ही बोलने का अवसर दे रहे हैं। जहां आपने नेता सदन और मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि अध्यक्ष जी लगातार इस प्रयास में हैं कि नई नई चीजें आए, और जब से आप अध्यक्ष बने हैं बहुत सी चीजों को बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकार के बजट। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये कि सदैव भाई जी ने कभी भी अपने विचार और अपने आचार में, यानी अपने आचरण और अपने विचार में कहीं भी अलग अलग भाव नहीं होने दिया। ऐसा नहीं कि बोला कुछ और किया कुछ। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो बोलता है उसके अनुरूप आचरण भी करता है, और वही विश्वसनीयता का आधार बनता है। इतने वर्षों के बाद भी अगर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं तो इसलिए कि जिस श्रीमद् भगवत गीता के आदर्शों को लेकर के उन्होंने कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की थी, उसमें जिस प्रकार के लेख लिखे, जिस प्रकार के आलेखों का संपादन किया, उसके अनुरूप उन्होंने जीवन स्वयं भी जिया। वास्तव में भाई जी का पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित था। हमें आश्चर्य होता है कभी कभी जब हम लोग देखते हैं कि हमारा धर्म तो इस बात की प्रेरणा कभी नहीं देता, लेकिन तब भी उस प्रकार का आचरण होता है और बड़े बड़े लोगों के द्वारा उस प्रकार की बातें की जाती हैं, तो हमें आश्चर्य होता है इन सब चीजों को लेकर के। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं है। रिलीजन एक उपासना विधि हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म ने तो जितनी विराटता प्राप्त की और जितने मार्ग खोले हैं, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेष्य के लिए भी, यानी इस लोक में हम सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करेंगे, और जब इस लोक की यात्रा पूरी होगी तो मोक्ष की प्राप्ति हमें हमारे कर्मों के आधार पर स्वतः ही प्राप्त होगी। यही सनातन धर्म कहता है और यही जीवन जिया था भाई जी। अब याद करिए, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन जो सनातन धर्म के अनुकूल हो, भारत के अनुकूल हो, मानवता के कल्याण के अनुकूल हो और जीव मात्र के कल्याण के अनुकूल हो, इन चारों में आप देखें जो भी इनके अनुकूल है उसमें।
तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सदन में कार्यवाही का पूरा दिन महिलाओं के नाम रहा। प्रश्नकाल के बाद दूसरे सत्र में केवल महिलाओं संबंधित जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर बात की गई, जिसमें महिला जनप्रतिनिधियों को इस सत्र में अपनी बात और अपने सुझाव रखने के लिए असीमित समय दिया गया, जिसमें महिला विधायकों ने अपने तय मुद्दे सदन में रखे। इस दौरान हमारे संवाददाता अमरीश सिंह ने महिला विधायकों से की खास बातचीत। ये बताइए कि आज जैसे महिला सशक्तिकरण है, आज महिलाओं के लिए दिवस है, तो इस पर किस तरीके से सदन में आप अपने विचार व्यक्त करेंगे? देखिए, सदन में हम इसी बात को लेकर जाएंगे कि 5.5 साल से जो हमारी सरकार चल रही है उसने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आप कहीं से भी गिन लें, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री जी ने जो मिशन शक्ति चलाया, मिशन शक्ति से त्वरित न्याय मिलना, मिशन शक्ति से जागरूकता पैदा करना महिलाओं में, उनको अपने कर्तव्यों के, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, और रेप केसेस में, दूसरे अपराधों के केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजना, उनमें त्वरित न्याय होना, ये सब उपलब्धियां हैं हमारी सरकार की। और जो 2016 के मुकाबले आंकड़े ये बताते हैं कि 2016 के मुकाबले जो महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध हैं वो आधे से भी कम रह गए हैं। और उत्तर प्रदेश सज़ा दिलवाने में, इन अपराधों में सज़ा दिलवाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। ये सब बातें हम कहें। अच्छा मैम, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से बढ़े, क्योंकि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात हमेशा आती है, लेकिन ये जो बात है जैसे 33% आरक्षण है, ये क्यों नहीं बढ़ता? इस पर क्यों हर बार 9, 10, 12%, 18% सिर्फ ऐसे ही क्यों ये बात होकर रह जाती है? मिशन शक्ति, इस पर क्या कहेंगी? सदन में अगर विपक्ष द्वारा ये सवाल खड़ा किया गया तो इसका जवाब कैसे देना पसंद करेंगे? पहली बात तो सदन में कोई ये विपक्ष ये सवाल कैसे खड़ा करेगा? भाजपा की इतनी सबसे ज़्यादा महिलाएं विधानसभा में हैं, और विधान परिषद में हम लोग 6 महिलाएं हैं जो पूरी भाजपा की हैं। सपा की या किसी और विपक्ष की कोई महिला किसी सदन में नहीं है। वो क्या सवाल? अच्छा, आज का दिन जो है मैम, आज का दिन जो है किसी भी महिला के लिए एक ये टाइम पीरियड नहीं है। आप जितनी भी समय हो आप अपना पक्ष रख सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं। इसको किस ढंग से, किस तरीके से तैयार किया है आपने? अब तैयारी है, आपको पूरी कैसे बताऊं भाई? मुद्दों, देखिए, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर बोलेंगे कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए 5.5 साल की हमारी सरकार चल रही है, उसमें जो जो कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, और जो केंद्र की सरकार चल रही है उसमें किस तरीके से महिलाओं को लाभ हो रहा है, इन बातों को लेकर हम आएंगे। ये थी हमारे साथ सरोजनी जी, जिन्होंने महिलाओं के मुद्दों को किस तरीके से, आज जिस तरीके से विधानसभा में मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया है सभी महिला सदस्यों को, और उन्होंने कहा है कि अपनी बात और अपना पक्ष को रखें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, 1 TV न्यूज़। महिलाओं के मुद्दे पर आज का ये जो सदन है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक नई शुरुआत है, अच्छी पहल है, और मुझे विश्वास है कि जो 47 महिला सदस्य जो आज सदन में अपनी बात को रखेंगी, वो समाज की जो चीज़ें हैं उनको रखेंगी, विकास की बातों पे रखेंगी, और अपने क्षेत्र से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको भी रखेंगी। तो एक सकारात्मक पहल है, और आशा है मुझे कि एक नई शुरुआत उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुई है। इसका अनुकरण देश के अन्य सदनों में भी होगा। अच्छा मैम, इससे पहले चुनाव में भी देखा गया था कि मिशन शक्ति, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये पहले ही कांग्रेस ने उठाया था। अब उसी की तर्ज पर सरकार ने मिशन शक्ति के ही अनुपूरक इस पूरे सदन को रखा है आज के। इस पर आज जो महिलाएं वो अपना पक्ष रख रही हैं, आपका मौका आएगा तो आप किन बातों पर विशेष सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे? मौका तो आने दीजिए, मौका तो आने दीजिए। फिर भी मैम, कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार के खिलाफ आप लोग? देखिए, खिलाफ और पक्ष के और विपक्ष की बात आज नहीं होगी। आज महिला सशक्तिकरण के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। हम सरकार की जो कमियां हैं वो भी बताएंगे, और जो सुझाव हैं उनको ठीक करने के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ वो भी करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने छापा मारा है। बीते कुछ दिनों में एनआईए ने इस मामले में 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज किए हैं, जिसमें पीएफआई का लिंक मिला है। ईडी, एनआईए और राज्य पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारियां 13 से ज्यादा राज्यों में हुई हैं। जानकारी के अनुसार एनआईए ने उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की
ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़कर अब तक सबसे बड़ा एक्शन है। वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर में दर्जी का काम करने वाले पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया है। उसके एक साथी बाराबंकी निवासी नदीम को भी हिरासत में लिया गया। स्वागत है। वाराणसी जिला कोर्ट में गुरुवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें मसाजिद कमेटी की समय मांगने की अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दिया और कार्बन डेटिंग की मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। गुरुवार से इस केस की नियमित सुनवाई वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शुरू हो गई। गुरुवार को करीब 45 मिनट की सुनवाई के बाद अदालत ने 29 सितंबर को अगली तारीख मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने मुकदमे की सुनवाई 8 हफ्ते बाद की जाने की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया था, लेकिन जिला जज कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि 20 मई के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ट्रायल में स्टे की बात कहीं नहीं कही। आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और एएसआई सर्वे की वादिनी महिलाओं की मांग पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। 29 सितंबर को मसाजिद कमेटी इस मामले में अपना पक्ष दाखिल करेगी और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। की एप्लीकेशन लगाई थी, माननीय न्यायालय ने उस पर नोटिस जारी किया है, मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है और उसके ऑर्डर्स के लिए, उस पर अपना डिसीजन के लिए, सुनवाई के लिए 29 तारीख लगाई गई है। पहली बात। दूसरी बात, जो मुस्लिम पक्ष ने 8 हफ्ते का समय मांगा था वो कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में ट्रायल को स्टे नहीं किया है, तो हम इस मैटर में आगे प्रोसीड करेंगे। आज न्यायालय में विपक्षी द्वारा जो जजमेंट दिया गया तो खारिज करते हुए उन्होंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के लिए एजेंट करने के लिए आदेश था। उस आदेश को विपक्षी द्वारा ही पढ़ा गया, माननीय न्यायालय द्वारा हमने विरोध किए, वादी द्वारा विरोध किया गया, खारिज कर दिया गया। विपक्षी द्वारा जो है जवाबदेही दाखिल की गई अंजुमन इंतजामिया की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से समय मांगा गया और वादी द्वारा कार्बन डेटिंग की जांच के लिए प्रार्थना पत्र दी गई। सुनवाई में ये थी कि माननीय जिला जज के यहाँ मुस्लिम समाज ने जो 8 सप्ताह का समय मांगा था, जिला जज ने उनको खारिज कर दिया। दूसरा बिंदु ये था कि आज 110 के अंतर्गत जो है 16 व्यक्ति जो अपना ये कहते थे कि मैं पक्षकार बनना चाहता हूँ, जिला जज ने ये कहा कि इसमें जो भी अधिवक्ता हो या ओसम हो उनको मान लिया जाएगा। मात्र 8 लोग उपस्थित थे, उनका नामांकन हो गया। तीसरा बिंदु है कि माननीय विष्णु शंकर जैन जी कार्बन डेटिंग की मांग के रखे, जो शिवलिंग उपस्थित हुआ है उनके लिए माननीय न्यायालय जो है उसको मान लिया और ये कहे कि 29 तारीख सितंबर तक मुस्लिम समाज आपत्ति दाखिल करे। इधर गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। साथ ही चोरी किया हुआ मोबाइल भी जब्त किया गया। एक घटना है थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के गांव बलुआ भवानी बख्सिंग। वहां श्रीमती आशा देवी नाम की एक महिला का बच्चा रात में गायब हो जाता है। पूरा घटनाक्रम इस तरह का है कि अनिल नाम का एक व्यक्ति इनके यहाँ पिछले 20-25 दिन से नौकर के रूप में काम कर रहा था, घर के काम में हाथ बटा रहा था। लेकिन रात में ही जब ये सोई थी उसी समय इनका 5 वर्षीय बच्चा गायब हो जाता है। 2-2:30 बजे के आसपास इनकी नींद खुलती है, बच्चा नहीं मिलता है। फिर ये परेशान होती हैं और अचानक इनका जो गायब मोबाइल था उसी फोन से इनके देवरानी के फोन पर फोन आता है कि अगर बच्चा चाहिए तो बता दो कि 20,000 रुपया दे दें। इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दिया। रात में ही थाना प्रभारी बेलघाट, चौकी इंचार्ज कुरी बाजार ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से घेराबंदी करने का प्रयास किया और उसमें फिर ये कहीं भाग नहीं पाया। खबर शामली से है, जहां नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग से पड़ोस के ही एक चिकित्सक ने अपने साथी के साथ मिलकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता दवाई लेने के लिए चिकित्सक के क्लिनिक पर गई थी, जहां दोनों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। इधर पीड़िता ने घर पहुंचकर आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी चिकित्सक फरार है। मामला गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र का है। थाना गढ़ी पुख्ता क्षेत्र में
ग्राम बुंटा की एक पीड़िता की शिकायत आई कि वह एक क्षेत्र के ही डॉक्टर के यहाँ कुछ दवा लेने गई थी, तो उस डॉक्टर ने तथा एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ जो है दुष्कर्म किया है। संभवतः डॉक्टर की जो है वो डिग्री फर्जी है और इस प्रकरण में तत्काल पुलिस द्वारा तत्परता से अभियोग पंजीकृत करते हुए एक अभियुक्त खालिद की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा जो झोला छाप डॉक्टर है तनसीफ, उसकी गिरफ्तारी के शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं और संपूर्ण प्रकरण में सुसंगत धाराओं में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इसी के चलते जिले में सरयू नदी इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण तटबंधों के आसपास के गांव में भय का माहौल है। पानी का जल स्तर बढ़ने से नदी और बांध के बीच बसे कई गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं और आने जाने वाले ग्रामीणों का रास्ता बंद हो गया है। इधर अति संवेदनशील तटबंधों पर प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। खबर मैनपुरी से है, जहां कुरावली क्षेत्र में रिमझिम बारिश के चलते एक मकान की दीवार ढह गई। हादसे में एक 42 वर्षीय महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई और 2 जानवर भी घायल हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस के साथ एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। इधर जालौन में बारिश के चलते कच्चा मकान गिरने से भाई बहन की मलबे में दब के मौत हो गई। माफ कीजिएगा, इसमें भाई की मौत हो गई जबकि बहन गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को रेस्क्यू किया और मलबे में दबे भाई बहन को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं कोच एसडीएम कृष्ण कुमार ने परिजनों को सांत्वना दी है। आजमगढ़ में शिक्षकों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर फिर से आंदोलन शुरू किया है। पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों के पदों को पदोन्नति, अवकाश, नकदीकरण, चिकित्सकीय सुविधा देने सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों का आंदोलन और तेज हो गया है। गुरुवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ कार्यालय के सामने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर एसोसिएशन के बैनर तले आजमगढ़ मंडल के 3 जिलों के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। की मांग जो थी वो पुरानी पेंशन की बहाली और अर्ध शिक्षेत्र कर्मचारियों शिक्षक पदों पर पदोन्नत, राज्य कर्मचारियों की तरफ से अवकाश नवीनीकरण और राज्य कर्मचारियों की तरफ से ही चिकित्सीय सुविधा, जिस तरह से उनको 5 लाख तक का चिकित्सीय सुविधा मिली हुई है, उसी तरह से हम भी राजकोष से तनख्वाह पाते हैं। इसलिए हमारे अभी चिकित्सीय सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी कर्मचारी बीमार पड़ते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।